आरबीआई ग्रेड बी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत क्लियरली अब हमें डेट्स पता लग गई हैं। हमारा जो फेज़ वन है 18th अक्टूबर एंड फेज़ टू इज़ ऑन 6th दिसंबर। तो फेज़ वन के लिए अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वी जस्ट हैव 40 डेज, ऑलमोस्ट लाइक 40 डेज फॉर फेज़ वन। लेकिन फेज़ वन और फेज़ टू में ठीक ठाक टाइम है। वी हैव अराउंड 50 डेज बिटवीन फेज़ वन एंड फेज़ टू। तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा, एज इन हाउ टू प्लान योर नेक्स्ट 40 डेज। सर मैं तो एक फ्रेशर हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या मुझे इस साल का एग्ज़ाम देना चाहिए? या सर मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर चुका हूँ, मैंने पहले भी एग्ज़ाम दिया है, अब मैं फ़ेज़ वन पे फोकस करूँ या फ़ेज़ टू पे फोकस करूँ? और किस तरह से मुझे जिस चीज़ पे भी फोकस करना है, मेरा क्या प्लान होना चाहिए अगले 40 दिन का? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। ये वही चीज़ें हैं मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आप इतने जितने मर्जी वीडियोस देख लो, पॉइंट ये है कि आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आपने नहीं देखी है मेरी पहली वीडियोस तो आप वीडियो देखें। अगर पहली वीडियोस देख चुके हैं, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही मैं इसमें बताने वाला हूँ। आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा दैट अगर आप आरबीआई के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो ये हमारी एक फ्री गाइड बुक है फॉर आरबीआई मैनेजर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये बिल्कुल फ्री है। इससे आपको डिटेल में आरबीआई के पैटर्न सिलेबस का तो पता लगेगा। इनफैक्ट पूरा डिटेल में डिकोडेड सिलेबस मिलेगा, फेज़ वन का भी फेज़ टू का भी। ऐसी चीज़ें जो इवन नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। आपको फ्री सोर्सेज, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या फ्री सोर्सेज हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो, वो भी सारा आपको इसमें मिल जाएगा। फिर पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं ये जानने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। वन लाइनर आएंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आएंगे, फैक्चुअल आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे, आसान आएंगे, मुश्किल आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पीवाईक्यू से पता लगेंगी। तो इस गाइड बुक को आप आज ही डाउनलोड कीजिए। इट विल गिव यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इट वुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट एंड कैन बी अ मोटिवेशनल बाउट फॉर यू। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही होगा, बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि सर मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मैं एक तरह से स्क्रैच से तैयारी करना चाहता हूँ, बट आरबीआई मेरा ड्रीम रहा है, तो क्या मैं अब स्क्रैच से, ये स्टार्टिंग का मतलब मैं स्क्रैच से बात कर रहा हूँ कि कैन आई क्रैक बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके? अब मेरा आंसर बहुत क्लियरली नो है। मैं अपनी एजम्पशंस बता देता हूँ जिसके बेस में मैंने आंसर दिया है। स्क्रैच से मतलब है कि आपने आरबीआई के जो भी सब्जेक्ट हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और फेज़ वन में एफएम, ईएसआई, वो आज तक नहीं पढ़े हैं। ना ही आपका ऐसा कोई प्रिपरेशन बैकग्राउंड है कि जैसे आपने ना तो बैंकिंग की तैयारी की है जिससे कोई सिलेबस आपको आरबीआई में ओवरलैप मिल जाए, ना ही आपने यूपीएससी की तैयारी की है जिससे आपको कोई सिलेबस फेज़ टू में ओवरलैप मिल जाए, ना ही आपने कैट की या एमबीए की कोई तैयारी की है जिससे आपको फेज़ वन में ओवरलैप मिल जाए। तो आपने किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है जिससे आपने आरबीआई लेवल की चीज़ें पढ़ी हों और वो आरबीआई से ओवरलैप होती हों। लेवल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एसएससी वाले ने भी क्वांट रीजनिंग पढ़ा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से उसके लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ 10% ही ओवरलैप मानूंगा मैं क्वांट रीजनिंग को, क्योंकि आरबीआई में लेवल बहुत अलग है। तो आपको एक तरह से शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। और ना ही आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई कॉमर्स है या फाइनेंस है या इकोनॉमिक्स है जिससे आपको फेज़ टू में काफ़ी सिलेबस ओवरलैप मिल जाए। ना ही आपका ऐसा कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो इसका मतलब आप बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी करना चाहते हो, तो मेरा क्लियर कट है आंसर नो। आप मेरे हिसाब से इस बार ये सोच के अगर तैयारी करोगे कि मेरा इस बार होगा तभी मैं तैयारी करूंगा, तो मेरे हिसाब से वो सही गोल नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव आप एक अलग रख के तैयारी ज़रूर कर सकते हो कि ऑब्जेक्टिव है लर्निंग, जितना समझ आ जाए, जितनी चीज़ें हो जाए सही है, बाकी एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मिल जाए। बट मेरा मेन टारगेट है 2026। देन यू कैन बी विद ऑल योर मोटिवेशन प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। मैं ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर गोल ऐसा रख लें जो अचीव होना बहुत मुश्किल है, फिर बाद में निराशा होती है, फिर गुस्सा आएगा।
आप अपने मेंटर्स को भी गुस्सा करोगे, अपने पेरेंट्स पे भी गुस्सा करोगे, फ्रस्ट्रेशन होगे लाइफ में। तो ये चीज़ें, गोल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसी एक एक्सपेक्टेशन के साथ चीज़ों को पकड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा जी कि फेज़ वन की तैयारी करें या फेज़ टू की। ऑब्वियसली मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वही लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने ना अच्छे से फेज़ वन किया है ना अच्छे से फेज़ टू किया है। अगर आपकी सारी तैयारी हो चुकी है फिर तो ऑब्वियसली आप फेज़ टू को थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं, एक आधा घंटा, या नॉन वर्किंग है तो 2-3 घंटे। बट अगर आप फेज़ वन अच्छे से नहीं किए हुए हैं और फेज़ टू भी अच्छे से नहीं किए हुए हैं इस टाइम, व्हेन देयर आर ओनली 40 डेज फॉर फेज़ वन, ठीक है, 40 डेज टू फेज़ वन है, इसमें आई शेल बी स्पेंडिंग ऑल माई एफर्ट है। दैट इज माई व्यू। अलग अलग व्यू हो सकते हैं बिकॉज हर बंदे का अलग एप्टीट्यूड है, अलग तरह से वो अप्रोच करना चाहता है चीज़ों को। बट अगर आपने फेज़ वन और फेज़ टू बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मेरा व्यू ये है कि आपको नेक्स्ट 40 डेज फेज़ वन पे फोकस करना चाहिए। उसका एक और रीज़न भी है कि 50 डेज आपको मिलेंगे फेज़ वन से फेज़ टू के बीच में। ये ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है जहाँ पे आप बाद में चीज़ें जल्दी जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। बट अभी मेरे हिसाब से फेज़ वन पे फोकस करना चाहिए, खास करके जो वर्किंग लोग हैं। नॉन वर्किंग थोड़ा बहुत फेज़ टू पढ़ सकते हैं। बट आगे मैं आपको फेज़ वन का ही प्लान बताने वाला हूँ, एजूमिंग कि आपके पास 5 ही घंटे हैं डेली। अगर ज़्यादा है तो मैंने बोला फिर आप फेज़ टू पे भी लगा सकते हैं। तो मैं उनके लिए प्लान बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को इस टाइम सबसे ज़्यादा डायरेक्शन चाहिए। नेक्स्ट 40 डेज का प्लान बताने से पहले एक दो चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा? बहुत लोग ये पूछते हैं सर लेवल आसान आएगा मुश्किल आएगा। भाई 2024 का ही एग्जाम्पल देख लो, लेवल के नाम पे कुछ भी हुआ था। एक शिफ्ट में चीज़ें इतनी आसान आई थी, दूसरी शिफ्ट में चीज़ें बहुत मुश्किल आ गई। जैसे एक शिफ्ट में क्वांट आसान आ गया तो दूसरी शिफ्ट में क्वांट मुश्किल आ गया। पहली शिफ्ट में अगर जीए आसान आ गई, दूसरी शिफ्ट में जीए मुश्किल आ गया। तो आसान मुश्किल कुछ नहीं है, आरबीआई की डिस्क्रिप्शन है। ओवरऑल पेपर मुश्किल ही आता है वैसे, अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स को देखेंगे पेपर आसान नहीं आता है। एसबीए पीओ, आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल का पेपर आता है, तो पेपर मुश्किल ही आएगा। बट अब एग्जैक्ट लेवल बताना इज लाइक गेसिंग समथिंग फॉर विच यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, सो दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू। लास्ट ईयर नॉर्मलाइजेशन में आपने देखा था, फट्टे चक दिए थे उसने लोगों के। नॉर्मलाइजेशन ऐसी हुई थी कि लोगों के मार्क्स हाफ भी हो गए थे, डबल भी हो गए थे। तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप क्वेश्चंस करें, जब आप मॉक्स करें, एक लेवल दिमाग में बिल्कुल फिक्स मत कर लें कि बस यही आएगा। हर लेवल के मॉक्स दें, आसान मॉक्स भी दें, मॉडरेट भी दें, बहुत मुश्किल भी दें। ये कुछ नहीं होता कि ऐसा मॉक आरबीआई में नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है भाई, उसके लिए प्रिपेयर करके जाओ। फिर एक क्वेश्चन और रहता है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, सो दैट टारगेट स्कोर पे हम थोड़ा सा फोकस कर लें। देखिए लास्ट ईयर जो सेक्शनल ओवरऑल कट ऑफ, तो आप वही ले लो यार। अगर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है तो 60-70 के बीच में जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गया तो 50-60 के बीच में। अभी ट्रेडिशनली तो यही होता रहा है। बट ज़्यादा फोकस हम सेक्शनल कट ऑफ डिस्कस करने पे करते हैं। सेक्शनल कट ऑफ लास्ट टाइम क्या थी? 25% गई थी, मतलब ऑफ दी ओवरऑल मार्क्स अलॉटेड टू दी सेक्शन। अगर क्वांट में 30 मार्क्स का क्वांट है तो सेक्शनल कट ऑफ हमारी गई थी 7.5, क्योंकि 25% ऑफ 30 7.5। जीए 80 मार्क्स की है तो सेक्शनल कट ऑफ गई थी 12, नहीं 20 सॉरी, क्योंकि 80 का 25% होगा 20। तो इस तरह से लास्ट ईयर सेक्शनल कट ऑफ गई थी 25%। भी लास्ट ईयर काफ़ी हायर साइड पे माना गया था क्योंकि नॉर्मली ये 15 या 20% रहती थी, टू बी ऑन सेफर साइड। अब प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि वो 20% जाएगी, 25% जाएगी, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, एक टारगेट स्कोर मन में रखना चाहते हैं। टू बी ऑन दी सेफर साइड में बोलूँगा आप सेक्शनल कट ऑफ को 30% लेके रखो, सो दैट यू आर सेफ इन ऑल दी सिचुएशंस। हाँ, ये कम भी जा सकती है, बट वो आप इतना मत सोचिए अभी कि आप तैयारी ही उस लेवल की करके जाएं कि ये 20% ही सेक्शनल कट ऑफ जाएगी, मैं तो उतनी ही तैयारी करूंगा। उस लेवल तक अभी मत जाइए, तैयारी तो 30% की करके जाइए। उसके बाद अगर पेपर मुश्किल आता है, सेक्शनल कट ऑफ नीचे जाती है, यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू एडजस्ट एंड अकोमोडेट दैट। बट ये नंबर दिमाग में लेके चलो, इससे थोड़ा सा मोटिवेटेड रहोगे और एग्रेसिव टारगेट्स रखोगे अपने मन में।
अब स्टडी प्लान की कुछ गाइडलाइंस बता देता हूं मैं। एक तो ज़्यादा जल्दी जल्दी मत करना कि सारे सब्जेक्ट्स उठा लिए, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना एक दिन में। क्वालिटी शेल बी ऑलवेज नो योर प्रेसिडेंस ओवर टाइम। तो जल्दी जल्दी में वैसे ही कुछ नहीं होगा। और लिमिटेड पढ़ो, अभी आप सारा नहीं पढ़ सकते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम नहीं है। लिमिटेड पढ़ो, लिमिटेड सोर्सेज से करो, एक सोर्स पकड़ो, किसी का कोर्स है तो वही पढ़ो, कोई बुक है तो वही पढ़ो, ज़्यादा इधर हाथ पैर मत फैलाओ। रिवीजन को प्रायोरिटी देना, जो भी टाइम टेबल बनाओ रिवीजन को टाइम ज़रूर देना। इनफैक्ट डेली रिवीजन करना और मंथली रिवीजन ज़रूर करना, ये मैनेज करना ही पड़ेगा कि जो डेली पढ़ा उसको डेली रिवाइज किया, बाकी मंथ के एंड में भी 2-3 दिन लगाए और सारी चीज़ें रिवाइज की। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, सब भूल जाओगे। और प्रैक्टिस इज़ द की हेयर। मैं बता रहा हूँ, क्वांट रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जितना मर्जी पढ़ लो, टिल द टाइम यू डोंट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू मास्टर इट एट द लेवल ऑफ आरबीआई। तो प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। पढ़ाई तो एक बेसिक चीज़ है, उसके बाद प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट। और जीए में भी चीज़ें तभी परमानेंट मेमोरी में जाएंगी, तभी चीज़ें याद होंगी, तभी चीज़ें रिवाइज होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस इज़ अ वेरी गुड वे टू रिवाइज थिंग्स एंड टू गेट थिंग्स इन टू योर परमानेंट मेमोरी। तो इन चीज़ों को याद रखना, तभी कोई भी स्टडी प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, अब मैं एक बेसिक सा स्टडी प्लान भी आपके लिए बना देता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। अब ज़्यादा दिन तो है नहीं, कोई मतलब बहुत ज़्यादा डे बाय डे स्टडी प्लान का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसको 40 डेज़ को 15-15-10 में बांटूंगा। फर्स्ट 15 डेज़ में मुझे क्वांट करनी है, इन 15 डेज़ में मुझे रीजनिंग करनी है। 15 दिन बहुत कम है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला था कि स्क्रैच से स्टार्ट करके कुछ नहीं होने वाला। साथ में करंट अफेयर्स करने हैं। करंट अफेयर्स में आरबीआई नोटिफिकेशंस मेरी प्रायोरिटी 1 होनी चाहिए। फिर जो रिपोर्ट्स हैं ये मेरी प्रायोरिटी 2 होनी चाहिए। ईएसआई और फाइनेंस के जो करंट अफेयर्स आते हैं ये मेरी प्रायोरिटी 3 होनी चाहिए। और जीए प्लस स्कीम्स ये मेरी प्रायोरिटी 4 होनी चाहिए। अब प्रायोरिटी 4 का मतलब ये नहीं है कि इसको छोड़ जाएंगे या एग्ज़ाम में नहीं आएगा, एग्ज़ाम में सारी चीज़ें आएंगी। ये तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल ही टाइम नहीं निकाल पाएंगे और बिल्कुल ही थकी हुई प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए प्रायोरिटी है। नहीं तो सबको सब कुछ करना पड़ेगा। आप इन 15 दिन में पहले आप जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि सितंबर के तो अभी पूरे आए ही नहीं है, सितंबर तो शुरू हुआ है। जुलाई अगस्त आर दी मोस्ट रिसेंट विच आर विद यू। इन मंथ्स में आप जून और सितंबर पे फोकस करेंगे, क्योंकि सितंबर के यहाँ तक काफ़ी करंट अफेयर्स आ जाएंगे और जून भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट 10 डेज में हमें क्या करना है? देखिए, लास्ट 10 डेज में एक तो मैंने बोला था प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो हमें यहाँ प्रैक्टिस के लिए टाइम रखना है। प्रैक्टिस क्वांट रीजनिंग कैसे करेंगे जी? सेक्शनल टेस्ट देंगे हम बहुत सारे। हमें रिवीजन करनी है करंट अफेयर्स की। तो जो मैंने ये 4 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं, जुलाई, अगस्त, जून, सितंबर, इनको मैं साथ साथ तो एक बार रिवाइज करूंगा ही। जैसे मैंने बोला, डेली या मंथली रिवीजन ज़रूरी है, लेकिन आखिरी के 10 दिन मैं रिवीजन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। ये 10 दिन आपके लिए बहुत हेक्टिक होने वाले हैं, और इन 10 दिन में शायद 4-5 घंटे लगा के नहीं चलेगा, शायद आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, कुछ तो आपको तिकड़म लगानी पड़ेगी। तो ये हमारे प्रैक्टिस क्वांट रीजनिंग हो गया जी, फिर हमारा रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स हो गया। फिर क्वेश्चन आता है मॉक्स कब देंगे? ठीक है, साथ में आपको यहाँ पे अक्टूबर के भी करंट अफेयर्स करने होंगे। ठीक है, टिल 1 वीक बिफोर द एग्ज़ाम, 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो 11 अक्टूबर तक, 12 अक्टूबर तक आपको करंट अफेयर्स करने होंगे।
मॉक्स कब देने होंगे जी? देखिए, मॉक्स देने का फ़ायदा तभी है इनफैक्ट जब आपकी 50-60% तैयारी हो। मेरे हिसाब से आप 4 मॉक्स इधर दीजिए, 2 वीक्स हैं, हर वीक 2 मॉक्स दीजिए ड्यूरिंग दिस स्लॉट, और बाकी अगर आप टोटल 10 मॉक्स टारगेट करना चाहते हैं तो 6 मॉक्स आप यहाँ दीजिए। एवरी अल्टरनेट डे यू ट्राई टू गिव 1 मॉक। बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है। और ये क्वांट रीजनिंग हमने 15-15 दिन लिख तो लिए हैं। आई होप कि आपको पहले एक्सपोजर है, तो ज़्यादा यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग ही होगी, वो भी सेलेक्टेड चैप्टर्स की। एग्ज़ाम में आपको 10 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, तो सेलेक्टेड चैप्टर्स करो अच्छे से और उन्हीं पे फोकस करो। यहाँ पे भी रीजनिंग में ज़्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग ही करनी होगी आपको, ठीक है? या फिर आपके पास कोई क्रैश कोर्स है, आप उनकी क्लासेस लगाइए, वो फास्ट पेस रहेंगी वो भी। यहाँ पे भी हम सेलेक्टेड चैप्टर्स करेंगे। तो मोटा मोटा ये एक तरह से बहुत बहुत टाइट शेड्यूल है, ठीक है? तो इसीलिए बोलते हैं कि यार पहले ही तैयारी होनी चाहिए। ये तो एक तरह से अब रिवीजन शेड्यूल ही बन गया है सारा, देखा जाए। बट ठीक है, जिनको थोड़ा सा क्वांट रीजनिंग में थोड़ा सा एक्सपोजर है, मैंने बोला अगर बैंकिंग की तैयारी की है या जिनका फेज 2 अच्छा है, तो एटलीस्ट अब वो 40 दिन लगा लें, यूपीएससी वाले लोग पूरी मेहनत कर लें, चांस बन जाएगा। क्योंकि उनके करंट अफेयर्स भी काफ़ी हद तक कवर्ड होंगे, लेकिन आरबीआई में थोड़े फैक्चुअल एंगल से आते हैं, बट फिर भी आपको काफ़ी चीज़ें पता होंगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि स्क्रैच से नहीं होगा, इस तरह का एक शेड्यूल हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? बहुत बहुत टाइट रहने वाला है जी। अब तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि 5 घंटे पढ़कर हम मैनेज कर सकते हैं, बट मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है सच्ची। तो ये तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को लेट जागना पड़ेगा। यू ऑल नो, आई मीन देर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि मेहनत से ही सिलेक्शन होने वाला है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप मुझे बोलो कि सर मुझे 10 पेज के करंट अफेयर्स दे दो हर महीने के, और उससे पढ़कर मेरा फेज 1 हो जाए, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्वांट में मैंने बोला कि कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स कर लो, तो यू ट्राई दोज चैप्टर्स बेस्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है। मैं ये कुछ चैप्टर्स बता सकता हूँ जो जनरली लोग कर लेते हैं, लॉजिकल हैं, और इनमें से क्वेश्चंस भी ठीक ठाक आ जाते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेजेस, रेशो प्रपोर्शन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें ये वाला जो है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। कई बार होता है कि नंबर सीरीज एक शिफ्ट में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक शिफ्ट में आएगा। डीआई पे जनरली 3 सेट्स आते हैं, 5-5 क्वेश्चन के। 2 सेट मुश्किल होते हैं, एक सेट आसान होता है। जैसे रेशो पे आ गया, ग्राफ्स पे आ गया, तो आपको ट्राई करना है कि आप आसान वाले सेट एटलीस्ट कर दो। बाकी चैप्टर्स में से जितने क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। जैसे मैंने बोला, टारगेट 30%, मतलब 30 का 30%, 9 शैल बी माई टारगेट। दिस इज अपर टारगेट। इतना हो गया तो मोस्ट प्रॉब्ली कट ऑफ कहीं नहीं गई आपकी। और सेक्शनल टेस्ट ज़रूर देना, मैंने बोला। और ये बुक है, खास करके जो लोग बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं वो सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दें, टू गेट टू नो कि क्या लेटेस्ट पैटर्न या यूनिक लेवल के या न्यू टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं रीसेंट एग्जाम्स में, वो आपको सेक्शनल टेस्ट में देखने को मिलेंगे। रीजनिंग की आर एस अग्रवाल की बुक है। बाकी रीजनिंग में पजल्स का जो वेटेज रहता है अराउंड 30 रहता है आउट ऑफ 60। बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स भी 30 आउट ऑफ 60 रहते हैं, ठीक है। इसमें एक तो ये रीजनिंग के टॉपिक हैं, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, इनइक्वालिटी। इसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग भी आएगी, जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, जिसमें स्टेटमेंट अजम्पशंस आ गया जी, स्टेटमेंट आर्गूमेंट आ जाता है आपका। तो जितने भी नॉन वर्बल रीजनिंग के, सॉरी, वर्बल रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, मैं सिर्फ 2 लिखे हैं, और भी हैं ऐसे 3-4। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट, तो ये सारे चैप्टर्स आपने अच्छे से करने हैं। यहाँ पे हिट रेट कम रहेगा, लेकिन फिर भी अगर 50-60% हिट रेट भी है, ये क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर कीजिएगा।
तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें इन टॉपिक्स को देनी है। सेकंड प्रायोरिटी हमें पजल्स को देनी है प्रिपरेशन में और एग्ज़ाम में भी। एग्ज़ाम में पजल से स्टार्ट करना उन्हीं के लिए अच्छा होगा जो बहुत बहुत अच्छे हैं पजल में। नहीं तो आपके 10-15 मिनट पजल में लग गए और पजल नहीं निकला, फिर अगले जो बचे हुए टाइम में कट ऑफ क्लियर करने का प्रेशर होगा ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरी तो यही राय है, बाकी डिपेंडिंग अपॉन योर एप्टीट्यूड एंड योर स्किल्स यू कैन डिसाइड व्हाट यू गोना डू। इंग्लिश रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग करो। ग्रामर ठीक है, अगर अगेन कोई क्रैश कोर्स वगैरह आपके पास है आप उससे कर सकते हैं, बट रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट पॉलिसी अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है। ये इंग्लिश की एक बुक आती है एसपी बख्शी की, थोड़ा बहुत देख सकते हो उससे। बट एग्ज़ाम लेवल के लिए अगेन सेक्शनल टेस्ट ज़रूर ले लेना, क्योंकि उसमें रीसेंट पैटर्न या रीसेंट लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो एग्जैक्ट वही प्रैक्टिस हो जाएगी जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। करंट अफेयर्स का मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि ये हमें इस तरह से स्टडी प्लान में डिवाइड करने हैं। 15-15 दिन में 2-2 महीने के करंट अफेयर्स करने होंगे। 80 नंबर का जी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वास्ट है, फैक्चुअल है, चैलेंज है, मानता हूँ, पेपर भी बहुत लेंदी आता है, बट करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस ही एक ऐसा सेक्शन है जो हमारी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करवाने वाला है अगर हमारा क्वांट रीजनिंग अच्छा नहीं है। प्रायोरिटी में इसमें पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये हमारी प्रायोरिटी 1 है जी, ये हमारी प्रायोरिटी 2 है ईएसआई फाइनेंस करंट अफेयर्स, सॉरी ये 3 है। रिपोर्ट्स को मैं प्रायोरिटी 2 दूंगा, स्कीम्स को प्रायोरिटी 4 अलॉन्ग विद जीए। इंपॉर्टेंट सब कुछ है, स्कीम से भी 10 नंबर का पेपर आ रहा है, जीए से तो 15 से 18 नंबर का पेपर आ रहा है, बट ये ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होता, बड़े अजीब से क्वेश्चन आते हैं और ये फेज़ 2 में भी नहीं आता। तो जनरली मैं ये बोलता हूँ कि ये वाली जो नॉर्मल जीए है, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ऑबिचरीज, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, उनको आप प्रायोरिटी 4 पे रखो। तो ये हमारा सारा प्लान बन गया जी, ठीक है, प्रायोरिटी बन गई हमारी। और 5 महीने के करंट अफेयर्स करने हैं, मैंने प्लान में भी बताया है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। अब अक्टूबर में क्या है कि हमारा एग्ज़ाम 10 अक्टूबर को हो रहा है, मतलब 18 अक्टूबर को हो रहा है, तो मुझे 10 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, एक हफ्ता पहले के, 11-12 लगा लो। तो आइडली मुझे 10, अगर मैं 10 मई से शुरू करता हूँ, 10 मई से 10 जून 1 महीना, 10 जून से 10 जुलाई 2 महीने, 10 जुलाई से 10 अगस्त 3 महीने, 10 जुलाई से सॉरी 10 अगस्त से 10 सितंबर 4 महीने, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर 5 महीने। तो आइडली तो मुझे 10 मई से शुरू करनी चाहिए। तो इनफैक्ट जो मैंने प्लान बनाया यहाँ पे, ठीक है, अब इसमें टाइम कम था तो मैंने जुलाई अगस्त किया, यहाँ जून सितंबर किया, बट अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ पे आप मई को भी ऐड कर लो, 10 मई के बाद का, ठीक है। ज़्यादा हो रहा है मैं जानता हूँ बट यही सही तरीका है अगर हमें करना है तो 5 महीने, 10 मई टिल 10 अक्टूबर या 12 अक्टूबर। और ये मैं डेटा के बेस पे ही बोल रहा हूँ, 2024 का डेटा है ये। 2024 में अगर आप देखेंगे, इमीडिएटली 3 मंथ्स प्रीसीडिंग योर एग्जाम 55 मार्क्स का पेपर आया था, सॉरी हाँ 55 मार्क्स का। इमीडिएटली प्रीसीडिंग अगर मैं 5 महीने ले लूँ तो 66 मार्क्स का आया था, ये सब 80 में से है, तो काफ़ी हाई हिट रेट है। आई थिंक वैल्यू फॉर एफर्ट आपको मिलेगा 5 महीने में। 5 महीने नहीं कर सकते तो 3 महीने कर लो, इससे नीचे नहीं जा सकते, बट 3 महीने करना रिस्की हो सकता है, 5 महीने करके थोड़ा बफर मिल जाता है, क्योंकि वैसे भी सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में अगर मैं 3 महीने के भी पढ़ के जाऊंगा, 3 महीने से जितने भी आएंगे मैं सारे तो नहीं कर पाऊंगा, इतना तो पक्का है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स का स्कोप इतना बड़ा है। तो अगर मैं 5 महीने का करके जाता हूँ और उसमें से 66 क्वेश्चंस आते हैं, तब जाके शायद मैं 40 से 45 क्वेश्चंस कर पाऊंगा, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर इन माई ओपिनियन, अगर पेपर पिछले साल जैसा आता है। बाकी इनके बारे में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ यार, स्कीम्स आपको वही 5 महीने की करनी है, और जो पीआईबी पे न्यूज़ में है, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप कोई क्रैश कोर्स वगैरह से कर रहे हो, वो तो आपको पहले ही निकाल के दे देंगे, वो सारी पढ़ लेना।
रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स में से क्वेश्चंस आ सकते हैं: इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इनमें से एक दो, टोटल 8 रिपोर्ट में से 2 3 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जो रिपोर्ट्स आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जो फेज़ 2 का ईएसआई फाइनेंस का सिलेबस है, जैसे जेंडर इक्वालिटी, एनवायरनमेंट, पॉवर्टी, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, उनसे भी फेज़ 1 में क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं ज़्यादा फोकस सिलेबस वाली पे कर रहा हूँ क्योंकि फेज़ 2 में भी वो अटकेगी। तो पहले ये कर लेना, जो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, कोई नॉर्मल कंज्यूमर इंडेक्स आ गया, ब्रांड इंडेक्स आ गया, सिलेबस में नहीं है बट उन पे भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं फेज़ 1 में। ये तो कर ही लेना, साथ में जो सिलेबस से रिलेटेड रिपोर्ट्स नहीं है, जेनरिक रिपोर्ट्स हैं, वो भी थोड़ी बहुत कर लेना। आरबीआई नोटिफिकेशंस आएंगी, भर भर के आती हैं हर साल। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टेक्निकल नहीं आते हैं। नोटिफिकेशंस काफ़ी टेक्निकल होती हैं, ज़्यादा मत घुसना, टाइम बचाने के लिए फैक्ट्स पे फोकस करना। फाइनेंस और ईएसआई करंट अफेयर्स सिलेबस से रिलेटेड है। सिलेबस में जैसे फाइनेंस के डिजिटल बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, रिस्क मैनेजमेंट है, इससे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है आ सकती है। ईएसआई में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी है, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है, इससे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है आ सकती है। नॉर्मल करंट अफेयर्स जीए में क्या आता है, यही यार, एमओयूज हो गए, समिट्स हो गई, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मेजर इवेंट्स, डेज, ऑबिचरीज, अपॉइंटमेंट्स, रिटायरमेंट्स। साइंस, टेक एंड स्पेस से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से आते हैं, अवार्ड्स एंड ओनर्स, एनवायरनमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स, तो इनको अच्छे से कर लेना। वेटेज इसका अच्छा खासा है, बट जो मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, क्वेश्चन काफ़ी स्क्यूड आते हैं। मतलब इसमें से लगता आसान है कि 15 से 15 ले आएंगे, 7 8 नंबर से ज़्यादा आते नहीं है। और इसमें बहुत सारी न्यूज़ होती है, बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, बिल्कुल रट्टे वाली। और ये फेज़ 2 में नहीं आएंगी, ये फेज़ 1 के लिए ही है, तो ये करनी है। बट जो फेज़ 2 में आ रहा है उसको ज़्यादा अच्छे से कर लोगे तो डबल फ़ायदा हो जाएगा। बाकी फेज़ 2 का स्टैटिक आपने नहीं पढ़ रखा होगा अगर, तो ये 5 से 7 क्वेश्चन आपको भारी पड़ सकते हैं। तो फेज़ 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जैसे डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन, एसएलआर, सीआरआर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके फेज़ 1 में पूछते हैं। तो ये 5 से 7 क्वेश्चन का आपका लॉस हो सकता है अगर आप फेज़ 2 की तैयारी अभी नहीं करते हैं। ये आपको एक हिट लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं बोलूँ कुछ बेसिक बेसिक पढ़ जाओ तो आपको बड़ी मुश्किल होगी कि सर बेसिक क्या है, क्या पढ़ें। ठीक है, तो फेज़ 2 का नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है भाई, अब इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर टाइम मिला तो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स जितना पढ़ लोगे शायद उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप एग्जाम में कर पाओ। बट इस पे फोकस कर लो, अगर फेज़ 2 नहीं भी किया है, 40 45 नंबर आ सकते हैं। तो ये पूरा स्टडी प्लान हो गया जी, पूरी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, ओवरव्यू दे दिया है। एग्जीक्यूशन आपका काम है, दिक्कत बहुत आएगी, मेहनत का काम है। ओनली दोज शुड commit themselves who can bear the pain. I'm very clear about that. और ये सोर्सेज हैं अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो। स्कीम्स, पीआईबी, पीआईबी से स्कीम्स, और ईएसआई करंट अफेयर्स भी आपको पीआईबी से मिल जाएंगे। तो पीआईबी आपकी एक वेबसाइट हो गई। फिर रिपोर्ट्स, अगर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं पीआईबी पे मिल जाएंगी, नॉन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं तो हिंदू न्यूज़पेपर्स में आती हैं। ये दूसरी होगी आपकी जी, हिंदू न्यूज़पेपर। आरबीआई नोटिफिकेशन बेस्ट है जी, आप आरबीआई वेबसाइट से कर लो, उसके बाहर नहीं आएगा। फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड या अलाइनमेंट एक पढ़ लो। अब कभी कभार बिजनेस स्टैंडर्ड का ज़्यादा हिट रेट रहता है, कभी कभार अलाइनमेंट का ज़्यादा हिट रेट रहता है, दोनों तो नहीं पढ़ पाओगे, एक ही पढ़ लो। तो ये 4 सोर्सेज हैं विच आई विल रिकमेंड यू इफ़ यू आर डूइंग करंट अफेयर्स। बट ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम नहीं है तो किसी इंस्टीट्यूट के कंपाइल्ड मैगजीन्स पे फोकस करो ताकि चीज़ें बनी बनाई मिल जाएं और आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ पाओ, इनफैक्ट रट्टा लगा पाओ। रट्टा ही लगाना पड़ेगा इस टाइम। और अगर आप कोई असिस्टेड प्रिपरेशन ढूंढ रहे हैं तो वी हैव अ क्रैश कोर्स। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे अंडर कोर्सेज, तो यहाँ पे आप एक क्रैश कोर्स देखेंगे अभी। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है हमारा फेज़ 1+2 का। फेज़ 1 की क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं, 9 सितंबर से। अब 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम है तो हम इसको 15 16 तक ही पूरा कर पाएंगे क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल बनने वाला है, बहुत कुछ पढ़ना है, चीज़ें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कराई जाएंगी, ऊपर ऊपर से नहीं कराई जाएंगी। तो ये क्रैश कोर्स कल से शुरू हो रहा है। इसमें तकरीबन तकरीबन 80 से 90 क्लासेस होंगी आपकी टोटल। ठीक है, मतलब तकरीबन 15 15 क्लासेस क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की होंगी, 45 ये होगी, और अराउंड 40 45 क्लासेस आपकी जनरल अवेयरनेस की होंगी, जिसमें सारा रिपोर्ट्स, स्कीम्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, ईएसआई, फाइनेंस, करंट अफेयर सारा पढ़ाया जाएगा।
तो ये आप एनरोल कर सकते हैं। इस पे अभी 71% ऑफ है एंड द कोड इज़ RBI 71। डिस्काउंट चेंज होते रहते हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे यू कैन जस्ट कॉल आवर नंबर्स एंड यू कैन गेट टू नो अबाउट द डिस्काउंट्स। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं वो हमारा गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स ले सकते हैं। गोल्ड कोर्स इज़ अ कंप्लीट कोर्स फॉर फेज़ 1, 2 एंड इंटरव्यू। सिल्वर कोर्स इज़ जस्ट फॉर फेज़ 2 एंड इंटरव्यू। इसमें आपको फेज़ 1 का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स फॉर फेज़ 1 सिंस दे ओवरलैप विद फेज़ 2 विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन सिल्वर कोर्स। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर आपको ज्वाइन करनी चाहिए, किसी की भी कर लो। हमारी टेस्ट सीरीज़ भी है विच इज़ फेज़ 1 एंड 2। इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट पूरा अच्छे से वैल्यूएट होगा, आपको पूरा डिटेल्ड फीडबैक दिया जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट आवर कोर्सेज इन ब्रीफ। बाकी यू कैन कॉल आर नंबर्स टू नो मोर अबाउट इट। हमारे नंबर हैं 8146207241 या ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो hello@edutab.co.in। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।